लेसन पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। इस लेसन में सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे कि अंतराआण्विक बलों के प्रकार क्या होते हैं, यानी अंतराआण्विक बल क्या होता है। किसी पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यरत बल को अंतराआण्विक बल कहते हैं। अब इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। इसके दो प्रकार होते हैं, एक ससंजक बल होता है, दूसरा आसंजक बल होता है। ससंजक बल क्या होता है, पहले हम यह जानेंगे। एक ही पदार्थ के यानी समान अणुओं के बीच कार्यरत अंतराआण्विक आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। उदाहरण के लिए पारे की दो छोटी बूंदें परस्पर संपर्क में आने पर संयुक्त होकर बड़ी बूंद बना लेती हैं। इसका कारण पारे के अणुओं के बीच कार्यरत ससंजक बल है। अब हम आसंजक बल के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न असमान पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत अंतराआण्विक आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे कागज के दो टुकड़ों पर गोंद लगाकर परस्पर संपर्क में लाने पर कागज व गोंद के अणुओं के बीच कार्यरत असंजक बल के कारण ही वह परस्पर चिपक जाते हैं। अब इसका पहला टॉपिक हमने जो यहाँ पर लिखा है वो यह है कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, यानी सरफेस टेंशन के बारे में देखेंगे। तो किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी अगर हम थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करें तो हम यह बता सकते हैं कि यदि कांच की एक प्लेट पर थोड़ा सा जल डाला जाता है तो यह प्लेट पर एक पतली फिल्म के रूप में फैल जाती है, परंतु यदि कांच की प्लेट पर थोड़ी सी ग्रीस या चिकनाई लगाकर उस पर थोड़ा सा जल डालें तो वह पतली फिल्म के रूप में ना फैलकर गोलाकार बूंद का रूप ले लेता है, यानी अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है, गोलाकार रूप ले लेता है। यदि कांच की, तो हम यह कह सकते हैं इस प्रकार द्रव का व्यवहार केवल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, कोई अन्य बल भी है जो द्रव के व्यवहार को, यानी द्रव का जो इस तरीके का रूप है को प्रभावित करता है, जिसका मान द्रव के संपर्क में आने वाली सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव का मुक्त पृष्ठ एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है जो अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल निरंतर कम करने का प्रयास करती है। इसी के आधार पर हमने यहाँ पर यह डिफिनीशन लिखी है, अथवा एक दूसरी डिफिनीशन हमने यह भी लिखी है कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उसके तल पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर द्रव तल में रेखा के लंबवत कार्यरत बल के बराबर होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में 1 नंबर के लिए डिफिनीशन पूछी जाती है तो आप इनमें से कोई डिफिनीशन 1 नंबर के लिए आप लिख सकते हैं। अगर आपसे लघु उत्तरी में पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए, उसका मात्रक लिखिए, तो ये कंप्लीट आपको लिखना होगा। अब इसके सूत्र की स्थापना कैसे होगी, सूत्र कैसे निगमन किया जाएगा, हम यह देखेंगे। यदि द्रव के तल पर खींची गई काल्पनिक रेखा AB की लंबाई हमने स्मॉल l मान ली, द्रव तल में रेखा के लंबवत कार्यरत हमने बल कैपिटल F मान लिया है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव जो होगा वो कैपिटल F/L हो जाएगा। यह आप देख सकते हैं। इसका मात्रक यहाँ से अगर हम लिखें तो न्यूटन प्रति मीटर होगा और इसकी जो विमा है वो mt-2 हो जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक है कि ससंजक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या। तो ससंजक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या देखिए। हमने यहाँ पर एक द्रव में 4 अणु लिए हैं, क्रमशः 1, 2, 3 और 4 जो चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। इन अणुओं को उनके आणविक संक्रियाओं के गोलों के साथ प्रदर्शित किया गया है।
अणु एक की सक्रियता का गोला पूर्णतः ध्रुव के भीतर स्थित है, अतः यह अणु सभी ओर से समान रूप से आकर्षित होता है। इस कारण इस अणु पर परिणामी संसंजक बल शून्य होगा। अब अगर हम अणु 2 की बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए अणु 2 की सक्रियता का गोला भी पूर्णतः ध्रुव के पृष्ठ के नीचे स्थित है। इस कारण इस अणु पर भी परिणामी बल जो होगा वो शून्य होगा। अगर हम अणु 3 की बात करें तो इस गोले का कुछ भाग ध्रुव के पृष्ठ से बाहर निकला हुआ है, जिसका अर्थ है कि इस अणु के ऊपर की तुलना में नीचे की ओर ध्रुव के अधिक अणु स्थित हैं, अतः इस अणु पर एक परिणामी आकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है। यहाँ परिणामी बल शून्य नहीं होगा। अब हम अणु 4 की बात करें तो ध्रुव के पृष्ठ पर स्थित है। इस अणु की सक्रियता का आधा गोला ध्रुव के पृष्ठ से बाहर निकला हुआ है, यह आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस गोले के नीचे वाले आधे भाग में ही ध्रुव के अणु स्थित हैं। इस कारण इस अणु पर ध्रुव के भीतर नीचे की ओर अधिकतम आकर्षण बल कार्य करता है। जब किसी ध्रुव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो ध्रुव के अणु नीचे से उठकर पृष्ठ की ओर चलते हैं। जैसे ही किसी अणु का आणविक सक्रियता का गोला ध्रुव के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है, उस अणु पर एक परिणामी बल नीचे की ओर कार्य करने लगता है। अब अणु को पृष्ठ पर पहुंचने के लिए इस परिणामी बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार ध्रुव के पृष्ठ पर उसके नीचे आणविक परास दूरी तक, ये आप देख सकते हैं जो यहाँ C से लिखा गया है, आणविक परास दूरी तक स्थित अणुओं के पास ध्रुव के भीतर स्थित अणुओं की तुलना में कुछ अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार किसी ध्रुव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, पृष्ठ पर अणुओं की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। हम जानते हैं कि कोई भी निकाय स्थायी साम्यावस्था तभी प्राप्त करता है जबकि उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। इसी कारण ध्रुव का पृष्ठ भी अपनी स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम बनाए रखने के लिए सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये हमने संसंजक बलों के आधार पर प्रस्तनाव की व्याख्या आपको कुछ बताने की, कुछ समझाने की हमने कोशिश की है। इसके बाद प्रस्तनाव को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे कि प्रस्तनाव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो प्रस्तनाव को पर ताप का प्रभाव पड़ता है, विलेय पदार्थ का प्रभाव पड़ता है और संदूषण का भी प्रभाव पड़ता है। संदूषण का यहाँ पर अर्थ यह है कि जल के पृष्ठ पर धूल अथवा कोई चिकनाई की उपस्थिति के कारण जल का प्रस्तनाव कम हो जाता है। तो इसे एक बार आप पढ़िएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। इसके बाद ध्रुव की पृष्ठीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि ध्रुव की पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, फिर वो पढ़ते हैं। किसी ध्रुव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा को ध्रुव की पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। अभी जो स्थितिज ऊर्जा कैसे वो अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा कैसे संचित होती है अभी हमने बताया था। तो जो अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होती है उसे ध्रुव की पृष्ठीय ऊर्जा कहा जाता है। अब हम ध्रुव के मुक्त पृष्ठ का विस्तार करने में कृत कार्य की गणना करेंगे। तो इसमें आप देख लीजिए, माना तार का एक मुड़ा हुआ आयताकार फ्रेम ABCD है, जिस पर रखा हुआ एक अन्य तार PQ AB व CD भुजाओं पर स्वतंत्रता पूर्वक आगे पीछे बिना घर्षण के खिसकाया जा सकता है। इस फ्रेम को साबुन के घोल में डुबोकर निकाल लेते हैं, जिससे फ्रेम व तार के बीच साबुन के
घोल की एक फिल्म बन जाती है। इस फिल्म के तार के आगे पीछे 2 पृष्ठ हो जाते हैं। तो ये पॉइंट याद भी रखिएगा। इसके बाद आरोपित यानी लगने वाला जो बल होगा वो कैसे यहाँ पर हमें मिलता है वो हम देखेंगे। यदि तार, जो अभी हमने PQ तार लिया था, यदि तार PQ की लंबाई स्मॉल l तथा साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कैपिटल T हो तो तार PQ पर प्रत्येक सतह द्वारा लगाया गया बल, यानी 2 सतहें होंगी, प्रत्येक सतह द्वारा लगाया गया बल T × L हो जाएगा, जिसकी दिशा फिल्म के तल में तार PQ के लंबवत तथा फिल्म की ओर होगी। अतः तार PQ पर पृष्ठ द्वारा आरोपित कुल बल, अभी हमने बताया 2 सतह होंगी, तो 2 × T × L हो जाएगी, F = T × 2L हो जाएगी। इसके बाद यदि बल F के विपरीत दिशा में समान परिमाण या बल F' लगाकर तार PQ को बाहर की ओर सूक्ष्म दूरी, मतलब अभी हमने नीचे की ओर बात की थी, सूक्ष्म दूरी Δx तक खिसकाया जाए, तब बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। हमें पता है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो F' × Δx, और F' जो यहाँ है वो F के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हमें जो मिलेगा वो T × 2L × Δx, जिसको हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, यानी डेल्टा ए कितना होगा, तो W = T × डेल्टा ए हो जाएगा। तो यहाँ से T = W/डेल्टा ए होगा। इसका मात्रक दूसरा भी यहाँ लिखा जा सकता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, या फाइनली देख सकते हैं। अब यदि डेल्टा ए बराबर 1 हम मान लें तो T का मान W के बराबर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव नियत ताप पर द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक कार्य के बराबर होता है। इसके बाद स्पर्श अथवा संपर्क कोण है, जिसे बच्चों आपको हम अगली वीडियो में समझा रहे हैं।